हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 13 जनवरी 2021 में जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसके आज हम लोग सेकंड शिफ्ट को देखेंगे। इस क्लास में हम लोग सेकंड शिफ्ट को कवर करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग जीके के जितने भी प्रश्न एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। इस सीरीज में हम लोग टोटल 133 शिफ्टों में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसके हम लोग सारे शिफ्टों को पूरे डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुत रंगधर अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? देखिए क्या लिखा है, डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। इसे हम ये जो एस्ट्रोसैट को इसके रूप में जाना जाता है। बहुत रंगधर अंतरिक्ष वेधशाला जो है इसे हम एस्ट्रोसैट के नाम से जानते हैं। और ये कहा था भारत में ही निर्मित हुआ था, ये स्वदेशी था। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी थी? यह प्रश्न काफी प्यारा है और आसान भी है, बहुत बार पूछा गया, पिछले जमाने से पूछते आ रहा है। तो हुमायूंनामा जो था गुलबदन बेगम ने लिखा था और यह अकबर की फुआ थी और हुमायूं की बहन थी। अगला प्रश्न है, सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो लिथुआनिया जो है वो ऐसा देश है, यूएसएसआर का ऐसा देश है जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। पिछले शिफ्ट में पूछा था कि यूएसएसआर में कौन कौन से देश हैं और आज पूछ दिया उसी से रिलेटेड कि किसने पहली घोषणा की। तो यूएसएसआर से रिलेटेड जितने प्रश्न बनते हैं आप लोग एक बार जरूर से जरूर कवर कर लेंगे। जब मैं तैयारी कर रहा था तो ऐसे ही पढ़ता था, एक क्वेश्चन से मैं लगभग 50-60 प्रश्न बनाकर एक वहां से कॉपी में लिखता था और उसको सॉल्व करता था। इसी कारण है कि मैंने बैक टू बैक बहुत सारा रिजल्ट लाया और ढेर सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक किया। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के डेटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो ये करंट क्या बोलते हैं, ये कंप्यूटर का प्रश्न है। तो कंप्यूटर की डाटा को प्रोसेस करने के लिए हम बाइनरी भाषा का उपयोग करते हैं। आप जानते हैं बाइनरी में सिर्फ 2 ही अंक का प्रयोग होता है, 0 और 1। कंप्यूटर इसी भाषा को जानता है। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के वजह से 1961 से 2010 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था खाली स्थान संकुचित हुई है। तो 31% जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है संकुचित हुई है और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1961 से 1910। और ये डाटा जो जारी हुआ है 2019 में, और किसने जारी किया? तो स्टैनफोर्ड एक संस्था है उसने जारी किया। तो ये प्रश्न आपको लग रहा हो कि करंट का है, तो ये करंट का प्रश्न नहीं है, ये डाटा बहुत पुराना है। तो आपको ये स्टैटिक के रूप में लेकर चलना है और इसको आपको याद करना होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1969 में भारत के कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 जो है सबसे पहली बार 1969 में ही भारतीय बैंक जो थे उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था और उस समय टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है यूएनडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड भी प्रश्न हर एक शिफ्ट में 2-2 आ रहे हैं, एक आ रहे हैं, तो आपको इनको अलग से कहीं लिख लेना है ताकि लास्ट टाइम जब एग्जाम आए तो उस समय आप सरसरी नजर से देखकर कम आधा या 1 घंटा में सारे प्रश्नों को एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप के होते हैं हो सकता है कि याद करेंगे भूल जाएंगे, तो अगर आप एक जगह लिखे रहेंगे तो आपको आसानी से लास्ट टाइम में सुविधा होगी और आप उसको देख सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को एक जगह लिखा कीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? तो चिपको आंदोलन सब लोग रूबरू है चिपको आंदोलन से, ये पेड़ और वनों को बचाने के लिए किया गया था। इसमें लोग जो थे पेड़ों से लिपट गए थे, बोल रहे थे कि अगर पेड़ को काटना है तो सबसे पहले मुझे काटो। वो था चिपको आंदोलन, बहुत ही अच्छा आंदोलन था जिससे पेड़ों की काफी बचत हुई थी। अगला प्रश्न है, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष से कराई थी? तो 1800 में किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कराई थी। तो ये आप लोग यहाँ से फैक्ट याद रखेंगे, किसने कराई थी? तो किंग जॉर्ज तृतीय ने। कहाँ पर कराई थी? तो मद्रास में। कब कराई थी? तो 1800 में। क्या कराया था? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में? तो जलियांवाला बाग जो है अमृतसर में स्थित है। ये प्रश्न मैंने कराया था, आप लोगों को कम्युनिटी पर भी डाला था और देखिए आज ये प्रश्न पूछा गया कि जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है। और आपको मालूम है जलियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर जो था उसने ऑर्डर दिया था, निहत्थों पर गोलियां चलवाया था पूरे चारों तरफ से घेराबंदी करा के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की
घटना पर आधारित है। तो जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर जनरेटर वर्क करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अधिकांश प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन इकाई है? तो ये एटीपी जो है कोशिकीय प्रक्रिया को मापने के लिए ऊर्जा की मापन इकाई है। जब कोशिका में कोई प्रक्रिया होती है तो वहाँ की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उसको मापने के लिए एटीपी का उपयोग किया जाता है। ये एटीपी क्या है? तो एक यूनिट है, एक इकाई है। अगला प्रश्न है, JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए एक और पूर्ण रूप आ गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जितने भी फुल फॉर्म वाले प्रश्न आ रहे हैं आप लोग एक कॉपी लीजिए और उसको लिखते जाइए, क्योंकि कोई भी एग्जाम आएगा ना, जब लास्ट आप मान लीजिए 5 को एग्जाम है, आज 4 है, तो आप 4 तारीख की रात को या सुबह में कभी भी उठ के 1 घंटा पढ़ लीजिए प्रश्न के हिसाब से। अगर कम प्रश्न रहेगा तो कम टाइम लगेगा, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा, और एक बार देख के निकल जाइए। वहाँ पर जाइएगा तो आपको साफ दिखाई दे देगा कि अरे ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, और आप आसानी से टिक कर लेंगे। तो JNNURM का फुल होता है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में अच्छा लगता है क्योंकि फुल फॉर्म जो होता है इंग्लिश में रहता है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो पवन चक्की जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, जबकि कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम ये ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ये जो प्रश्न है ना, ये आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा था, क्योंकि मैं जब आरपीएफ कांस्टेबल का पूरा शिफ्ट कराया था तो हमको वहां से एक एक प्रश्न याद हो गया है। तो ये प्रश्न डायरेक्ट वहां पर पूछा गया था। तो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ कि प्रीवियस पेपर कोई एग्जाम का हो, आप लोग सारा देखा कीजिए। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में स्थित खाली स्थान रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णयन सहयोग के लिए जिम्मेदार है। तो ये आपका जो जिम्मेदार है बाबू वो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो है यह हैदराबाद में स्थित है। और यह रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निर्णयन सहयोग के लिए जिम्मेदार है, NRSC। अगला प्रश्न है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो ये भी आपका फुल फॉर्म से है, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को आप लोग लिखा कीजिए। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच समय GMT से आगे है। तो ये 5.5 घंटा, ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो ये भी प्रश्न रिपीटेड है, आप जाकर देख सकते हैं पिछली शिफ्ट में। अगला प्रश्न है, और मैं आपको बता दूं आपके लिए प्लेलिस्ट कंप्लीट तैयार कर दी गई है इस चैनल पर, आप लोग जाकर वहां से सारे प्लेलिस्ट को देख लेंगे। आपको NTPC का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और जितने भी एग्जाम है सबका प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति का SI मात्रक क्या है? तो लेंस की जो शक्ति उसे हम डायोप्टर से उसकी इकाई को इंगित करते हैं। तो लेंस का जो SI मात्रक है वो है डायोप्टर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष में INC ने लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज एवं भारतीय कांग्रेस के रूप में स्वीकार किया था? तो यह भी प्रश्न देखिए रिपीटेड है। 1929 में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षर का प्रतिशत लगभग कितना था? तो 65.46 जो था महिला का साक्षरता प्रतिशत था। आप लोग कमेंट में बताएंगे पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत कितना था, मेल का जो था साक्षरता प्रतिशत कितना था, और पूरे इंडिया का साक्षरता प्रतिशत कितना था? आप लोग फट से कमेंट में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसने महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? तो पंचायती राज संस्थान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, आयोडीन खाली स्थान के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो आयोडीन जो होता है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? तो पादपों के बीज जो होता है उनके अगल बगल कवर होता है, आवरण होता है उस किस में? तो ये आपका अनावृति बीज में। जिम्नोस्पर्म में बीज जो होते हैं उनमें कवर से ढका होता है, उन्हें हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, या हिंदी में आप देख सकते हैं अनावृति। और आवृत बीजी में एंजियोस्पर्म में आपको बाहर से आवरण नहीं दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुई मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई? तो ये भी प्रश्न तो रिपीट है। अगर मैं ये टोटल लगभग 16 या 17 वीडियो है, इसमें है कि अब
उतना शिफ्ट कर लिया गया है आरपीएफ कांस्टेबल का करियर। अब लग रहा है कि सारा प्रश्न पढ़ा हुआ है। अगर कोई बच्चा अगर देख रहा होगा शुरू से मेरा क्लास, तो उसको लग रहा होगा अरे तो सारा पढ़ा हुआ ही आ रहा, लग रहा है कि सेम शिफ्ट रिपीट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, रेलवे या हो या एसएससी ऐसे ही पूछते हैं, उनके पास प्रश्न ही नहीं है। जो बच्चा, वो लोग बस करंट का प्रश्न ऐसा ऐसा डाल देंगे कि आप कितना भी 2 साल 3 साल से पढ़े रहेंगे पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन जीके का प्रश्न इतना आसान आ जाता है क्योंकि वो प्रीवियस पेपर से ही डालते हैं। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ बार बार कि प्रीवियस पेपर पर पकड़ बनाइए। तो नटराज की जो मूर्ति थी वो हड़प्पा में पाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का इनमें से कौन सा राज्य बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये उड़ीसा जो है बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? तो एवी ठक्कर जो थे ये मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन गोपाल अयंगर, के डॉक्टर के एम मुंशी, ये सब जो थे मसौदा समिति के सदस्य थे। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। 3 का यहाँ पर नाम लिखा है, 4 का आप लोग बताएंगे कौन कौन से थे। उसी में BR अम्बेडकर भी थे, लेकिन एवी ठक्कर जो थे इसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान और खाली स्थान। साउंड इफेक्ट फाइलों के 2 प्रकार हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जाता है। तो इसे हम .wav फाइलें और .mid फाइलें, साउंड इफेक्ट फाइलें के 2 प्रकार है। आप देख लीजिए, साउंड इफेक्ट फाइल के ये दोनों प्रकार है जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, वी वलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो ये जो थे पियानो बजाते थे। देखिए नाम कितना क्या है, वी वलसारा जो थे ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित था, और ये पियानो जो था, पियानो आप लोग देखे होंगे उसको बजाते थे। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? तो ये काफी आसान प्रश्न है। हिंद स्वराज जो पुस्तक थी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। तो आप लोग महात्मा गांधी की पुस्तक, ये जो थे ज्योतिबा फुले, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, APJ अब्दुल कलाम, इनके सारे आप लोग जाकर कहीं, अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक बुक होगी जिसमें आप डिटेल से पढ़ते हो, वहाँ पर एक टॉपिक होगा बुक्स एंड राइटर, वहाँ से आप जाकर कम से कम 100-200 किताबों को रट लीजिए, अभी रटिए, क्योंकि वहाँ से ही प्रश्न बनेगा। तो आपको एक बुक का मिला ना प्रश्न, तो आपको बहुत सारी बुकों को पढ़ना होगा, तब जाके आपका जीके तैयार होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता था? ये समुद्रगुप्त जो थे भारत के नेपोलियन के नाम पे जानते थे, और इनके जो शासनकाल में सिक्के छपे थे उन पे बीणा बजाते हुए माँ सरस्वती का फोटो उस पर चित्र अंकित किया गया था। यही समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान। यह भी प्रश्न बनता है कि किस शासक के शासनकाल के दौरान सिक्कों पर बीणा बजाती हुई माँ सरस्वती की प्रतिमा पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आज की क्लास में हम लोग टोटल जितने भी प्रश्न आते हैं एक शिफ्ट में NTPC के सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करेंगे। और एक काम है आपका, तो लाइक भी करना। लाइक आप लोग नहीं करते हैं। इसमें हम लोग आप लोग को मालूम है टोटल 133 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था। इस सीरीज में हम लोग कम से कम 30 दिन या आगे चल के आपको 3-3 वीडियो 4-4 वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।